हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, चैप्टर है पदार्थ, मैटर। पदार्थ, मैटर या द्रव। चलिए, इसी का अगला सेशन जो पीछे हो चुका था उसके आगे करते हुए आज तीसरा और फाइनल सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, पदार्थ में क्या क्या हो गया था। देखिए, पदार्थ के बारे में हम लोग जान गए थे। पदार्थ का भेद, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये सब का जानना एक बाकी था। पदार्थ के बारे में ठोस अवस्था के बारे में जान गए थे, बर्फ होता है। द्रव का हो जान गए थे, द्रव में पानी होता है। गैस जान गए थे। अब देखिए, पदार्थ के पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ का चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम क्यों पड़ा? अब देखिए, ठोस द्रव गैस के बारे में डिटेल जान गए थे। ठीक, प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। देखिए, प्लाज्मा का कैसा आकार होता है, इसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में जानेंगे। फिर प्लाज्मा का खोज कौन किया था, कब हुआ था, बोस आइंस्टाइन के बारे में फिर जानेंगे। चलिए देखिए, प्लाज्मा। देखिए, इसका प्लाज्मा में ना इसका आकार होगा। प्लाज्मा का देखिए, अगर ऐसा रहेगा तो पॉइंट यहाँ 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 ऐसा रहेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, कुछ भी प्लस माइनस, ये सब सारा का सारा चार्ज भरा हुआ रहेगा। ठीक, अब देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा देख रहे हैं तो प्लाज्मा का सबसे पहले विलियम क्रूप्स, कौन? विलियम क्रूप्स। क्रूप्स, विलियम क्रूप्स खोज किया था प्लाज्मा का खोज विलियम क्रूप्स ने। विलियम विलियम क्रूप्स। विलियम क्रूप, आधा प और क्रूप्स, आधा प है। विलियम क्रूप्स ने। किसने खोजा था? विलियम, या ये वाला लगा दीजिए, ये वाला। ठीक, विलियम क्रूप्स। देखिए, प्लाज्मा का खोज विलियम क्रूप्स ने कब? तो 1879 में। ठीक, और नाम कौन दिया था? लैगम्यूडर। लैगम्यूडर प्लाज्मा नाम दिया। नाम कौन दिया? तो लैगम्यूडर। लैगम्यूडर क्या नाम दिया? लैगम्यूडर। लैग पूरा क्या कीजिए? लैगम्यूडर। लैगम्यूडर। फिर से प्लाज्मा का खोज तो विलियम क्रूप्स ने 1879 में किया। 1879 में खोज। देखिए प्लाज्मा। अब देखिए ये अवस्था कैसा है। ठीक, देखिए इसका टेम्परेचर जैसे ही बताएंगे ना, आप बता दीजिएगा कि अवस्था कैसा है। इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और देखिए ये प्लाज्मा अवस्था कैसा है, तो देखिए ये प्लाज्मा अवस्था जो है, ये देखिए पानी के बाद द्रव के बाद गैस और गैस के बाद प्लाज्मा, यानी कि गैस जब ऊपर उठ रहा है। ठीक, तो गैस जब ऊपर उठ रहा है तो इसके बाद जो लिक्विड वाला अवस्था रहता है उस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। देखिए, सूरज और तारा के बीच में जो ऊष्मा बनता है ना, उसमें ऊर्जा जो मिलता है, तो वो सारा का सारा प्लाज्मा अवस्था में ही मिलता है। फिर से देखिए, सूरज और तारा को जो ऊर्जा मिलता है या ऊष्मा मिलता है, वो सारा का सारा प्लाज्मा अवस्था में ही रहेगा। अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बोस आइंस्टाइन।
देखिए बोस, आइंस्टाइन और कंडेंसेट। देखिए इंडिया के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, कौन वो, जगदीश चंद्र बोस। कौन, जगदीश चंद्र बोस। तो देखिए जगदीश चंद्र बोस और आइंस्टीन का नाम जानते होंगे। जगदीश चंद्र बोस और आइंस्टीन दो वैज्ञानिक ने मिल करके एक ऐसी अवस्था के बारे में जो बताया कि वो अवस्था, इसमें देखिए और प्लाज्मा में ये देखिए इसमें जो है ना आकार और आयतन दोनों, जिसका आकार और आयतन अनिश्चित हो, ठीक, प्लाज्मा में ना आकार रहेगा ना आयतन रहेगा, कुछ में भी नहीं। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसा है, तो देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, देखिए जब गैस बन करके ऊपर उठ रहा है तब बोलते हैं कि संघनित हो करके बादल बन गया। तो जो संघनित हो करके, संघनित होने वाला जगह है, वहां पे जो वाष्प का स्थिति होगा उस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम दिया गया। ठीक, अब इस अवस्था को खोज कौन किया था, सत्येंद्र नाथ बोस। इसका खोज बोस से हो गया, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक, सत्येंद्र नाथ बोस। और एक आइंस्टाइन का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट, एक हो गया अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये दोनों ने इस अवस्था के बारे में बताया था, इसलिए इस अवस्था का नाम सत्येंद्र नाथ बोस से, बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टाइन से मिला करके बनाया जाता है। ये क्या, यहाँ पे टेम्परेचर देखिए संघनित होकर यानी ठंडा होकर का ना, तो यहाँ पे जो इस अवस्था का जो रहेगा टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री से भी कम रहेगा, से भी कम रहेगा, माइनस में कह सकते हैं टेम्परेचर रहेगा। अब बताइए कि कहीं 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाता है, उससे भी और कम कर देंगे यानी कि माइनस में टेम्परेचर कर देंगे, तब सोच लीजिए कि वो पोजीशन कैसा पोजीशन होगा। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, मिटाने वाला ये चौथी अवस्था है, प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था है, ये पदार्थ का पांचवी अवस्था है। क्वेश्चन यही अभी तक ज्यादा पूछा है कि पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन है, पांचवा अवस्था, तो आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टाइन। क्वेश्चन ऐसे पूछता कि पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन है, तो आंसर हो जाता बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट ये हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ का चौथी अवस्था कौन है, ठीक, तो चौथी अवस्था अगर पूछ दे तो आपको आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले बात है, यहां जानते हैं एक होता है परिवर्तन। जब पदार्थ है तो पदार्थ किस किस अवस्था में परिवर्तन होता है, तो देखिए एक होगा, हम लोग दो तरह का पदार्थ के बारे में जानेंगे। एक होगा भौतिक अवस्था, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन,
रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए जब भी आपको पूछे कि भौतिक परिवर्तन, इसको रिवर्जेबल बोलते हैं, इसको इरिवर्जिबल बोलते हैं, इसको रिवर्जिबल रिएक्शन और इसको इरिवर्जिबल बोलते हैं। अब रिवर्जेबल का मतलब जिससे दोबारा प्राप्त किया जा सके, जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके, ठीक, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके, इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जिसे दोबारा प्राप्त, जिसको अगर देखिए जिसे हम जला रहे हैं, ठीक, अगर ये कपड़ा को जला देते हैं तो इसको फिर से जो राख बनेगा उससे कपड़ा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिए कि मोमबत्ती को पिघला दीजिए और पिघलाने के बाद जो मोमबत्ती पिघल गया उससे क्या दोबारा नहीं मोमबत्ती बना सकते हैं? पानी से बर्फ, बर्फ से पानी नहीं दोबारा बना सकते हैं। अब दूध से दही और दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी दोबारा बना सकते हैं तो वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। सिंपल जो है आप लोग बता दीजिएगा। हम हार्ड एक दो एग्जांपल है वो लेते हैं, जैसे CO2 से सूखा बर्फ बनाना या कपूर का जलना। देखिए ये सब भौतिक परिवर्तन में आता है। जैसे कपूर का जलना ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। दूसरा दिखाते हैं, कपूर के जलने के बाद लोहे का चुंबकीकरण या CO2 से सूखा बर्फ बनेगा तो हो जाएगा लोहे का चुंबकीकरण, ठीक, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो और लिखिए कि CO2 से क्या बना रहे हैं? CO2 से सूखा बर्फ का बनना, और क्या हो जाएगा? सिर्फ पानी से बर्फ बनना, ठीक। अब देखिए इधर जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके, तो इधर भी एग्जाम्पल में होगा क्या क्या होगा कि जब देखिए इसमें क्या होगा कि जब दोबारा काम कर लिए रासायनिक परिवर्तन में तो उसे दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लोहे पे जंग लग जाएगा तो लोहा थोड़ा सा खराब हो जाएगा, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सोडियम को पानी में डालना, अगर सोडियम को पानी में डाल देंगे तो फिर से दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आंसर हो जाएगा पहला, एक सोडियम को पानी में डालना, ठीक। आगे बताइए और क्या हो जाएगा, तो और हो जाएगा आपका पदार्थ का किण्वन या लोहे पे जंग लगना, पदार्थ का किण्वन या लोहे पर जंग लगना, और क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम रिबन का जलना, या आप बोल सकते हैं किसी चीज का जलना, या जैसे मोमबत्ती का जलना, और क्या हो जाएगा? दूध से
दही का बनना, दूध से दही बनना, ये सारा का सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। दूध से दही बनना, बर्फ से पानी से बर्फ बनना, या ये हो जाएगा। बस इतना, बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल है, ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब लोहा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए लोहे पे जंग लगना से एक चीज याद आया, लोहा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हो गया लोहा, ठीक है। देखिए लोहा, लोहा हो गया। अब देखिए लोहा से कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले बन सकता है कि इसका परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या 26। संकेत क्या है, तो संकेत पूछेगा लोहा का तो Fe हो जाएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं आयरन, आयरन कहते हैं, ठीक है। और देखिए आयरन को इसका लैटिन नेम पूछेगा कि लैटिन नेम, तो लैटिन नेम हो जाएगा आयरन का फेरन या फेरस, आयरन का फेरस। अब देखिए और क्या क्या पूछ सकता है, इसका फेरस हो गया। अब इसका पूछेगा कि इसका परमाणु भार कितना है, तो इसका बहुत सारा होता है, ऐसे 56 हम लोग याद रखेंगे, 52 भी होता है, 54 भी होता है। इसका पूछेगा परमाणु भार, तो हो जाएगा 56। और क्या क्या पूछ सकता है, लोहे पर जंग लगने से क्या होता है, जंग लगने से वजन बढ़ता है, वजन बढ़ेगा। अगर लोहा में जंग लग जाएगा तो वजन बढ़ जाएगा। तभी तो देखे हैं जितना भी है ये बेचने वाला छड़ ये सब बेचने वाला है, वो लोग चाहता है कि छड़ को कहाँ रखें, छड़ को एकदम पानी में, बरसात में ऐसे ही छोड़ देता है। ये न कि घर के अंदर नहीं रखता है, ऐसे ही छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा वजन तो बढ़ ही जाएगा, और जब वजन बढ़ेगा तो उसको प्रॉफिट ना होगा, ठीक है। अब देखिए वजन, जंग लग जाएगा, जंग से क्या है, जंग लगने से वजन बढ़ जाएगा, और लेकिन वजन तो बढ़ जाएगा, लेकिन जंग लगने से आयु घट जाएगा। छड़ का जो आयु है, जंग लगने से आयु घटेगा, आयु घटेगा, ठीक। पहला फिर से ये लैटिन नेम क्या है, फिर परमाणु संख्या कितना है 26, संकेत क्या है Fe, परमाणु भार कितना है 56। अब जंग लगने से वजन कैसा होगा, तो वजन बढ़ जाएगा, और जंग लगने से आयु क्या होगा, तो ये आयु में क्या हो जाएगा, हाँ आयु घटेगा। और देखिए जंग लगेगा क्यों, जंग देखिए तभी लगेगा जब ऑक्सीजन यानी O2 अगर उपस्थित हो वहां O2 और नमी, कुछ न कुछ नमी होगा और O2 होगा, तभी जंग लगेगा। जंग लगने का कारण है O2 और नमी का होना। अब देखिए और क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, देखिए और क्वेश्चन यही इसी से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक। और देखिए क्वेश्चन होगा कि लोहा का आयरन का हो गया, इतना हो गया। और देखिए क्या होगा, इसका आयतन कैसा होता है, आयतन बोल रहे हैं, इसका जो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब जो है ना इसका अपरूप है। देखिए इसका हेमाटाइट, और हो गया मैग्नेटाइट, ठीक।
ये सब जो है ना लोहा से ये सब बना है, आयरन से बना है। अगर हेमाटाइट का आपसे फॉर्मूला पूछ दे तो क्या हो जाएगा, हेमाटाइट का Fe3O4, Fe3O4 और Fe2O3 इसका हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटाइट का मैग्नेटाइट मैग्नेट रहेगा तो मैग्नेट कब कम करता है, तो 2 गो रहेगा तबे ना, इसलिए Fe2 याद रखिएगा। ठीक है, मैग्नेटाइट के तो Fe2O3 और हेमाटाइट के Fe3O4। अब यहाँ पे परिवर्तन कैसा है, भौतिक परिवर्तन हम लोग जो पढ़े अभी, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो बताइए भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए लोहा में जब जंग लग जाएगा, ठीक है, लोहा में जब जंग लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग का लगना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है, लोहे पे जंग का लगना। और क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या पूछ सकता है तो हो जाएगा 26, और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हो जाएगा 26, ये होगा। और अगर पूछ दे न्यूट्रॉनों की संख्या तो न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाना। द्रव्यमान संख्या 56 है तो 56 में से 26 को घटाइए तो आ जाएगा 30, यही 30 हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। लोहा से इतना सारा क्वेश्चन हो गया। एक दो क्वेश्चन और भी आप लोग को मिल सकता है, जैसे ये कौन सा धातु है, क्या धातु है, तो ये धातु है, ये है धातु। कैसा धातु है, धातु में भी संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। कैसा धातु है, तो संक्रमण। ठीक है, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से आइए देखिए लोहा, लोहा का परमाणु संख्या 26, संकेत Fe हो गया, परमाणु भार 56 हो गया। जंग लगने से वजन बढ़ता है, जंग लगने का कारण आयु घटता है। जंग लगने का कारण क्या है, ऑक्सीजन और नमी का होना। अब जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। चूंकि जब जंग लग जाएगा तो लोहा में वजन में कुछ बढ़ जाएगा, यानी कि लोहा से जब जंग हटेगा तो फिर से वही लोहा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और लोहा का 2 रूप और है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, और बहुत सारा रूप है, लेकिन ये दोनों के रूप के बारे में हम लोग लिख लिए हैं। चलिए प्रोटॉनों ये सब का हो गया, चलिए हम मिटा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा जल के बारे में आ जाते हैं। ठीक, जल के बारे में, जल क्या होता है, जल H2O फॉर्मूला हो गया जल का। ठीक, अब देखिए जल भी 2 तरह का होते हैं, एक तो जल हो गया, एक हो गया भारी जल। भारी जल जिसको बोलते हैं D2O। ठीक, एक ये जल हो गया, एक ये जल हो गया। सबसे पहले इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए ये जल में जो है ना, थोड़ा सा देखिए जल H2O, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। एक होता है सिंपल जल जिसको बोलते हैं मृदु जल भी इसको बोलते हैं, और एक होता है भारी जल जिसको कठोर जल भी बोलते हैं, जिसका D2O फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए इस जल के बारे में जान रहे हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है H2O दिख रहा है, अगर यहाँ परमाणु भार तो H 2 गो है,
तो 2 इंटू और दूनी 16 यानी कि 1:8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए परमाणु कैगो है, तो परमाणु टोटल कैगो हो गया, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 परमाणु हो गया। ठीक। अब तत्व कैगो है, तो तत्व तो ये को है जी, तत्व कैगो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि तत्वों की संख्या 2, परमाणुओं की संख्या 3, परमाणु भार अगर पूछ दे तो 1:8 होता है। ठीक है। अब तत्व क्या को 2 हो गया, रेशियो ऑफ अणुओं की संख्या अगर पूछे, अणु का संख्या, तो अणु देखिए रेशियो किसका, अणु का, तो अणु का अगर रेशियो पूछे तो 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 2:1 हो जाएगा। अब देखिए जल के बारे में और जानते हैं। ये जल जो है ना, जल का फॉर्मूला H2O तो है। ठीक है। अब देखिए इसको कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है या इसका क्वथनांक, तो देखिए अगर इसका जल का क्वथनांक पूछे, क्वथनांक, ठीक, और एक और होता है इसका पूछे हिमांक, हिमांक मतलब जमना, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग करना, बॉयल करना। ठीक है, खोलने लगेगा। तो आप लोग को पता होगा कि क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई चीज पानी खोलने लगेगा, और ये हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाएगा। अच्छा ये तो हो गया सेल्सियस में, अब केल्विन में कितना होता है, तो इसका होता है, देखिए इसका क्वथनांक 0 परम तापमान 273, इसलिए यहाँ जोड़ेंगे तो 373 केल्विन, यहाँ हो जाएगा 273 केल्विन। अब केल्विन में हो गया, अब केल्विन से हम लोग ये रेडियन में कितना हो जाएगा, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ 0 डिग्री रेडियस हो जाएगा, और यहाँ 80 हो जाएगा, 80 डिग्री रेडियन, यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री रेडियन। सी हो गया, केल्विन हो गया और रेडियन हो गया। अब बचा क्या, फॉरेनहाइट, तो फॉरेनहाइट में 212 और 32, इसको 212 डिग्री फॉरेनहाइट और इसको 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट। और देखिए इसका डिफिनेशन मृदु जल का क्या होगा, तो ये साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। ठीक है। अब इसमें आते हैं, भारी जल में आते हैं। देखिए भारी जल में क्या होगा, इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि साबुन के साथ झाग नहीं देगा, तब हम लोग समझेंगे कि वो है भारी जल। इसको D2O यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे, केमिकल नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का क्या हो जाएगा, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब देखिए कठोरता, ये भारी होने का, कठोरता होने का कठोरता का कारण दो तरह का कारण है। एक है कि अस्थाई कठोरता होगा, और एक हो जाएगा कि अस्थाई कठोरता होगा, अस्थाई कठोरता। ठीक, यानी कि वैसा पानी जिसमें साबुन नहीं घुल रहा है, तो वो 2 तरह का कठोरता हो सकता है, या तो अस्थाई मतलब हमेशा के लिए एक कठोर वैसा ही, और एक अस्थाई मतलब हमेशा चेंज होते रहता है उसका कठोरता। अब ये कठोरता क्यों होता है, तो कठोरता का कारण है कि Ca और Mg का उपस्थिति होना, Ca और Mg का उपस्थिति होने के कारण ही कठोरता होता है। अब देखिए अस्थाई कठोरता क्यों होता है, तो देखिए अस्थाई कठोरता जो है, अस्थाई कठोरता
क्लोराइड और SO4 सल्फेट के कारण होता है। क्लोराइड और सल्फेट के कारण अस्थाई कठोरता होता है। और अस्थाई कठोरता तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण ये होता है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ये पूरा जल के बारे में था, ठीक है। जल हो गया, अब मिटा दें, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए देखिए, अब हम कहते हैं कि देखिए अगर कोई पॉइंट बच जाए ना, तो इसमें जो भी पॉइंट आपको लगे कि ये नहीं पढ़ा है सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वो कमेंट देखने के बाद, हम मैसेज देखने के बाद उस पॉइंट के बारे में डिटेल कर देंगे। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट जो है हम लोग को डायरेक्ट पढ़ना है, ठीक। पहला पॉइंट के बारे में जानेंगे। देखिए एक पॉइंट कि अस्पताल में, अभी देखिए कोरोना का समय चल रहा था, हर अस्पताल में ऑक्सीजन का जरूरत है। अच्छा, ऑक्सीजन का इतना किल्लत क्यों हो गया? जबकि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भरा हुआ है ना, तो काहे नहीं टंकी में वही ऑक्सीजन भर भर के सबके लगाते जाते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको ऑक्सीजन लेवल ज्यादा की जरूरत है, जिसको ऑक्सीजन कम की जरूरत है, उसको तो इन्वायरमेंट से लेकर के दे देंगे। एक मशीन आया हुआ है, उस मशीन से क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम की जरूरी है, 40-50 पर लीटर का जरूरत है अगर उसको, तो वो मशीन लगा दिया जाता है और मुंह में ऐसे जैसे ही लगाइएगा तो वो क्या होगा कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को निकाल करके वो हमको दे देता है। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं जिनको ऑक्सीजन लेवल 60-70 लीटर प्रति घंटा की जरूरत है या 60-70 ऑक्सीजन की जरूरत है, तब उस स्थिति में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना होता है। और वो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम रहता है। क्या रहता है? ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम। तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है? अस्पताल में अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो वहां ऑक्सीजन के साथ हीलियम जरूरी है। यानी कि ये दोनों चीज मिला करके ही उसमें डाला जाता है। हीलियम नहीं रहेगा तो वो नहीं ले सकता है। दूसरा चीज अस्पताल में हो गया। अब देखिए हम लोग तैर रहे हैं, अगर तैर रहे हैं, समुद्र में तैरने गए हैं, ठीक। अगर कम गहराई में तैरना हो, समुद्र में तैरने गए हैं, कहाँ गए हैं? समुद्र में तैरने गए हैं, ठीक। तो अगर हम कम गहराई में जाएंगे, कम गहराई, ठीक, कम गहराई, तो हमको ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाना जरूरी है। वही वाला सिलेंडर जो यहाँ यूज कर रहे हैं वो यहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा, एक मिनट, हीलियम नहीं, N2 नाइट्रोजन, कम गहराई में तो हम ले जाएंगे N2 के साथ में ले जाएंगे। लेकिन हम देखेंगे कि ज्यादा गहराई में जाना है, ज्यादा गहराई, तो हमको ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस ले जाना जरूरी होगा, ठीक है। ज्यादा गहरा यानी कि जहां सांस हमको ज्यादा फूल रहा है, ज्यादा एकदम तेजी से हमको सांस चाहिए, ज्यादा गहराई में जाने तो ज्यादा जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाना जरूरी है। अच्छा बताइए कि हम लोग तैरने के लिए तो ठीक है, वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर देखे हैं, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायर में
कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस। ठीक है। अच्छा, गुब्बारा में, और यही गैस को गुब्बारा में भी भर सकते हैं। गुब्बारा, तब ना ऊपर उड़ता है गुब्बारा। गुब्बारा देखिए ऊपर, देखिए गुब्बारा से याद आया कि देखिए ये गुब्बारा है, ठीक, ये बांध दिए हैं, ये गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है। चलिए देखिए ये गुब्बारा है, ठीक, गुब्बारा ये ऊपर जा रहा है, या नीचे से लगा देते हैं। देखिए ये ऊपर उड़ रहा है गुब्बारा। तो देखिए अगर ये ऊपर गुब्बारा उड़ रहा है तो इसमें कौन कौन सी गैस भरा हो सकता है? बताइए कौन कौन सी गैस भरा हो सकता है? ये ऊपर उड़ रहा है, देखिए गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है, कौन कौन सी? या तो H2 हो सकता है, या तो He हो सकता है, या तो N2 हो सकता है, या तो हाइड्रोजन गैस हो सकता है, या तो हीलियम हो सकता है, या तो नाइट्रोजन गैस हो सकता है। यही तीन चीज इसमें भरा हो सकता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन इसमें से फटेगा? ये तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जिसमें भरा रहेगा ना, फटेगा सबसे पहले। सबसे पहले, सबसे पहले हाइड्रोजन, बेचारा आवारा है ना जी, इसलिए सबसे पहले फट जाएगा। और हीलियम सबसे ऊपर तक जाएगा, सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा, तय करेगा। सबसे ज्यादा दूरी कौन करेगा? हीलियम। तब बच गया बेचारा नाइट्रोजन। बताए ही थे कि सबसे कम के लिए रहे तो नाइट्रोजन। सबसे कम दूरी में नाइट्रोजन, सबसे कम दूरी में नाइट्रोजन रहेगा। एक और क्वेश्चन बताइए कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस? बताइए। देखिए फुटबॉल में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन कैसे, देखिए आप लोग गाड़ी उड़ी में टू व्हीलर से जा रहे हैं तो हवा चेक करवाते हैं, तो देखिए वहां टंकी पे लिखा हुआ रहता है उसके जगह कि हम नाइट्रोजन का पैसा ले रहे हैं आपसे, ऑक्सीजन का नहीं, हवा का नहीं। हवा जब टायर में भरता है तो वो नाइट्रोजन गैस भरता है, उसके साथ साथ खाली ऑक्सीजन नहीं भरता है। तो वो बोलता है कि ये नाइट्रोजन का हम पैसा ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए इधर हो गया, थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी से अगर हम ऊपर जाते हैं, ठीक, ऊपर जाएंगे अगर पृथ्वी से, तब वायु दाब कम जाएगा। क्या होगा? वायु का जो दबाव रहेगा, दाब रहेगा, वो कम हो जाएगा। अब बताइए वायु दाब कम हो गया तब कितना सारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं, क्या अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो फाउंटेन पेन रहता है, जो कलम रहता है फाउंटेन पेन, इंक स्याही वाला, इंक जेट वाला, जिसके ऊपर में लिक्विड उजला कलर का नहीं देखते हैं रहता है, ऊपर से दबाव बनाए हुए, वो फाउंटेन पेन का स्याही बक देता है। समझे क्यों? वायु दाब कम जाने के कारण। यानी कि इसीलिए एरोप्लेन में हवा, एरोप्लेन में फाउंटेन पेन ले जाना वर्जित है। और देखिए अधिक ऊंचाई पे जा रहे हैं तो किसी किसी का नाक से खून निकलने लगेगा। क्यों? तो वायु दाब कम जाता है, इसलिए नाक से खून गिरने लगता है। हमारा शरीर से खून, वायु का दबाव बाहर से कम हुआ तो बाहर, जहां दबाव, देखिए एक चीज याद रखिए
कि पानी अगर ऐसे आ रहा है, अगर यहाँ आप रोक लगा देते हैं तो देखिए पानी भी अपना फोर्स लगाएगा। अब पानी का दबाव कम है तो पानी रुका हुआ है, ठीक। अगर इसका ये दबाव, ये जो यहाँ पे ऐसे लगा रहा है, पीछे से कुछ उठकर न दीजिए, दबाव नहीं दीजिए, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये पीछे आते जाएगा, ये इसका दबाव बढ़ जाएगा। यानी जिसका दबाव कम हुआ उधर की ओर सारा चीज आ रहा है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो दबाव कम हो रहा है, तो वहां क्या हो रहा है, नाक से खून बहने लग रहा है। खाना बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि आग लगाइएगा तो ये नहीं जल्दी लगेगा, ठीक। फाउंटेन पेन वाला बता ही दिए कि बक देगा उल्टा। अब देखिए परमाणु अणु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लास्ट पॉइंट है परमाणु और अणु, परमाणु भार और अणु भार। चलिए देखिए परमाणु के बारे में जानते हैं। ऐसे परमाणु अणु के बारे में हम लोग जाने भी हैं, ठीक है। देखिए परमाणु अणु के बाद कितना समय हुआ, देखिए परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु अणु। देखिए यौगिक का हम लोग डिफिनेशन जाने थे कि दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है, और अगर एक निश्चित अनुपात नहीं है तो अणु होता है। जैसे अणु में हो गया O2, Cl2, N2, मतलब एक ही तरह के दो तत्व से मिल करके जो बनता है ये सारा का सारा अणु हो गया। और क्या क्या होगा, O2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, और etc बहुत सारा हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, पोटेशियम, कैल्शियम, etc बहुत सारा। जितना ये सब है, ये सब तत्व जो है इसको परमाणु बोलेंगे और ये जो है अणु बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका परमाणु भार निकालना बताते हैं। परमाणु भार, फिर बताएंगे अणु भार, ठीक। देखिए परमाणु भार निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, रट जाना है। कार्बन के परमाणु से इसको डिवाइड दे करके परमाणु का संख्या बाई कार्बन के 1/12 परमाणु के भार के बराबर होता है। लेकिन हम लोग उतना कुछ नहीं जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए ऐसे बढ़ते चल रहा है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए क्या करना है ना कि सम संख्या वाला अगर दिख रहा है परमाणु संख्या तो इसको दुगना कर दीजिए, और विषम संख्या वाले को दुगना से एक ज्यादा बढ़ा दीजिए, ठीक। यही हम लोग को अपनाना है। लेकिन 2-4 जगह ये फुलफिल नहीं करेगा। ये ट्रिक है एक तरह से परमाणु भार निकालने का, ये ट्रिक है, सब जगह फुलफिल नहीं होगा। देखिए हाइड्रोजन का 1 है तो 1, हीलियम का 2 है तो 4, लिथियम का 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 1 11, 6 सम संख्या है तो 12, 7 विषम संख्या है तो 15, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 19, 10 दूनी 20, ठीक। फ्लोरीन, नियॉन 10, ठीक, 20 हो गया। अब याद किसको करना है तो 4 नंबर को, 7 नंबर को, ये दोनों को याद करना है। एक और किसको याद करना है, AR,
ईयर जो 18 होता है इसका 40 होता है, इसका 8 नहीं 9 होगा, इसका 15 नहीं 14 होगा। ये तीनों को याद रखिए, बाकी तो अपना ट्रिक जो है इससे 20 तक निकाल लीजिए कि सम संख्या वाला दुगना विषम संख्या वाला दुगना से एक ज्यादा। हर जगह देखिए ये 3 है विषम संख्या, तो 3 दूनी 6 एक 7 हुआ ना, दुगना से एक ज्यादा, तो ये परमाणु भार हो गया। अनुभार देखिए, अगर O2 का निकालना है अनुभार, तो ऑक्सीजन कैगो है 2 गो, एक ऑक्सीजन का देखिए 16 होता है, तो 16 गुने 2 बराबर 32। ठीक, आगे देखिए Cl2, एक Cl का होता है 35.5, तो 2 गो का हो जाएगा 35 दूनी 70 और 1 71। ठीक, ऐसे ही N2 का निकालिए, K2 का निकालिए, N2 का निकालिएगा तो एक N का होता है 14, तो 2 का हो गया 28। K2 का निकालिए, एक K2 का होता है 19 दूनी 38 एक 39, तो 2 का निकालिए 78। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ छूट गया हो मैटर में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से जो जो पॉइंट छूटा है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ऐसे मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, खैर देख लीजिएगा और कोशिश कीजिए। हम लोग जल्दी इस पे काम कर रहे हैं कि अपना चैनल तो हो ही गया है, धीरे धीरे हम लोग को जो है ऐप बनाने के ओर भी लगे हुए हैं, और सारा सब्जेक्ट का एक सिस्टमेटिक ढंग से यूट्यूब पे ही पढ़ाई होगा, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जितना चीज खरीदना है, स्टैंड माइक ये वो सारा चीज लाइट वगैरह वो खरीदारा ऑनलाइन हो गया है। वाईफाई वगैरह यहाँ तो लग ही गया है, एक कोचिंग में भी वाईफाई लग जाएगा। और इसके बाद हम लोग, और हमारा यही कहना है कि अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और दूसरे लोगों से सब्सक्राइब कराइए। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।